स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। गाजियाबाद से इस वक्त खबर आ रही है जहां सीएमओ ने डीएम को पत्र लिखा है। गाजियाबाद के सीएमओ ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। एनसीआर से दिल्ली गए डॉक्टर्स को वहीं रहने की अपील की है और घर लौटने के बजाय कहा है कि उन्हें दिल्ली में ही रखा जाए। तो गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी को और साथ में नगर आयुक्त को यह पत्र लिखा है। RWA से अपील की गई है। गाजियाबाद निवासी डॉक्टर दिल्ली में सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह का पत्र लिखने की पूरी वजह क्या है, अमित राणा हमारे सहयोगी बताएंगे। तो अमित, जरा बताइए क्या कुछ इस पत्र में और लिखा गया है। देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, ये जो गाजियाबाद के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है जिलाधिकारी को, नगर आयुक्त को। उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि एक अपील की जाए लोगों से, RWA वालों से अपील की जाए कि जो दिल्ली में जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं और गाजियाबाद के निवासी हैं, उनके आने जाने के दौरान संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे में सभी तमाम RWA वाले इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ कोई ऐसे डॉक्टर्स तो नहीं है जो कि दिल्ली में कार्यरत हैं, और उन डॉक्टर्स को ढूंढने के बाद उनसे ये अपील की जाए, शांतिपूर्वक उनसे अपील की जाए कि कोरोना के टाइम में, जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है, आप लोग या तो दिल्ली में ही रहकर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके आने और जाने से बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा। इस बात को लेकर कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि ये जो लेटर है, इस तरीके से लोग जो जारी किया गया है, कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है, सीएमओ का कहना यह है कि मैंने सिर्फ एक अपील की है, उस अपील को कोई व्यक्ति मानता है तो ठीक है। अमित, क्योंकि बीच में भी ये खबरें आई थी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर भले कहीं वो किराए में रहते हैं या कहीं आपके आसपास रहते हैं, तो एक अलग तरह का व्यवहार हो रहा था। तो ऐसे में अगर कोई डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है खुद भी सावधानी बरतेगा। तो किस तरह के रिएक्शन इसको लेकर है? तो ये खबर बड़ी है इस वक्त, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में गाजियाबाद के सीएमओ ने जिलाधिकारी को ये पत्र लिखा है, साथ में नगर आयुक्त को ये पत्र लिखा है और ये कहा गया है कि वो डॉक्टर जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि दिल्ली में जो जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, तो फिलहाल उनको वहीं रहने दिया जाए। और ये अपील की गई है कि उनको दिल्ली में ही रखा जाए। तो ये आशंका कहीं ना कहीं ये है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे डॉक्टर को सहानुभूतिपूर्वक परामर्श देने की अपील है। लॉकडाउन के पीरियड में दिल्ली में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो गाजियाबाद के सीएमओ ने ये अपील जिलाधिकारी और साथ में नगर आयुक्त से की है। ये कहा गया है कि जो भी डॉक्टर्स गाजियाबाद में रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस वो दिल्ली में कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि अपनी प्रैक्टिस के बाद रोज अपने घर आए, उन्हें दिल्ली में ही रहने की अपील उनसे की जाए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां दूसरे राज्य से आए प्रवासी मजदूरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाले 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों संविदा कर्मचारियों ने कल लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र से आए इन मजदूरों को कुछ इस तरह से सैनिटाइज किया था, जो वाकई में अपने आप में अमानवीय है। इससे पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें आई थी, उस वक्त भी कार्रवाई हुई थी। तो ये जो तस्वीर है जब सामने आई, तो इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। तो ये तरीका गलत था, जिस तरह से सैनिटाइज किया गया, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इसमें शामिल थे, लेकिन जो तरीका था, जिस तरीके से सैनिटाइज किया गया है, तो उसके बाद सवाल उठे और कार्रवाई करते हुए यहां पर 2 संविदा में तैनात कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बेसिकली इसकी जांच कराई गई थी और चारबाग में रेगुलर प्रोटोकॉल में हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी रहते हैं, मैं भी जाता हूँ। और मॉपिंग का ये है कि जो बसें हैं यूपीएसआरटीसी की और एरिया में चूँकि बाहर से प्रवासी आते हैं, तो जैसे प्रवासियों के आने के पहले पूरा सैनिटाइज एरिया कराया जाता है। यूपीएसआरटीसी की बसें भी कराई जाती हैं डिमांड के आधार पर। इसी प्रक्रिया में यूपीएसआरटीसी की बसों को सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा था। चूँकि फोर्सफुल होती है, तो एक बस से दूसरे बस में जाने की प्रक्रिया में कुछ मजदूर अचानक तत्काल आ गए, जिनके ऊपर ये चीटें और मॉपिंग की वो पड़ गई। अन्यथा कोई इंटेंशन नहीं था। नगर निगम पिछले 1 महीने से ऊपर से लाखों लीटर का सैनिटाइजेशन पर डे कराता है 22 मशीनों से। केंद्र सरकार ने देश भर के 215 स्टेशन को कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला किया। इन स्टेशन पर कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैयार किए जाएंगे। सरकार ने देश भर के 215 स्टेशन की लिस्ट जारी की है। आइसोलेशन कोच राज्य सरकार की मांग पर चुनिंदा स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है। इन 215 स्टेशन में महाराष्ट्र के 21, उत्तर प्रदेश के 27 स्टेशन शामिल हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के 18, बिहार के 15 हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 14 और असम के 13 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। तो उनकी लिस्ट बाकायदा दे दी गई है। तो इन रेलवे स्टेशन पर ऐसे कोच तैयार किए जाएंगे जो पूरी तरह आइसोलेशन वार्ड का काम करेंगे। तो जो भी इक्विपमेंट आइसोलेशन वार्ड में होते हैं वो सब इनमें लगाए जाएंगे और काफी पहले से ही ये तैयारी कर ली गई थी कि अगर जरूरत पड़ती है तो जो रेलवे के कोच हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो अब उन स्टेशंस के नाम भी सामने आ गए हैं, लिस्ट सामने आ गई है। तो कुल 215 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। तो जो कोविड केयर सेंटर बनेंगे, 215 स्टेशनों को इसके लिए चिन्हित किया गया और अलग अलग राज्य के अलग अलग स्टेशन है। सबसे ज्यादा 27 स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी में लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और सरकार से 12 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। 12 मई को अब इस पर अगली सुनवाई होगी। शराब की दुकानें खुलने पर एक याचिका दाखिल की गई है और इसको लेकर ही अब अदालत में जवाब देना है राज्य सरकार को। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बौद्ध भिक्षुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश और दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ित और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में रखा गया था। दुनिया में कोरोना महामारी के असर की वजह से इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल डे के तौर पर मनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब शाम 4:30 बजे बौद्ध भिक्षुओं से वार्ता करेंगे। तो कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा
विश्व की प्रगति में सहायक होगी। और एक और दुखद खबर आई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव से हाहाकार मच गया। 9 लोगों की जान चली गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बहुत दर्दनाक ये हादसा जिसने भोपाल के गैस त्रासदी की याद दिला दी, उस कांड की याद दिला दी। और इन मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। जिले के गांव आरआर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केमिकल गैस प्लांट से गैस रिसी और उसके बाद लोगों को आंखों में जलन, सांस फूलने और साथ में उल्टी की शिकायत होने लगी। पूरा इलाका घबरा गया, डर गया। जैसे जानकारी मिली, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां, पुलिसकर्मी केमिकल प्लांट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गैस रिसाव की जांच के आदेश दिए हैं। और अपडेट आपको दे दें, 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो दर्दनाक तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो जो पशु, मनुष्य, जो भी इसकी चपेट में आया, पेड़ पौधे देखिए जरा, ये गैस का असर है जो हर किसी पर पड़ा, हर किसी प्राणी पर पड़ा, चाहे मनुष्य की बात करें, इंसानों की या पशुओं की बात करें। इसके अलावा जो पेड़ पौधे थे वो भी झुलस गए हैं। तो 11 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। तो इस वक्त ताज़ा आंकड़ा आ गया है और करीब 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह प्रभावित हैं। वाकई में तस्वीरों को देखिए, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। जो जहां था वो वहीं गिर पड़ा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर विशाखापट्टनम की इस घटना को लेकर कहा है कि विशाखापट्टनम की स्थिति को लेकर गृह मामलों के मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात हुई है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मैं हर किसी के सुरक्षित और स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट विशाखापट्टनम में हुए इस हादसे पर। फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उनसे बात की है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, और हम पूरी तरीके से पूरी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और साथ में हर किसी के स्वस्थ होने की कामना गृह मंत्री ने भी की है। और आइए, वक्त है जब उत्तर प्रदेश की कोरोना के हाल हमें मिलते हैं। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। दुख समितियों को जोड़ने, और अब समय आ गया है पौध नर्सरियों में भी कार्य है श्रमिकों का और कामगारों का, उनको जोड़ने के लिए जो है एक विस्तृत कार्य योजना का निर्देश उन्होंने दिया है। और इसी के तहत जो है आज सर्वप्रथम उन्होंने चर्चा भी की और उस पर समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी संचालित औद्योगिक इकाइयां हैं उनके माध्यम से प्रत्येक दशा में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें कामगारों को रोजगार जो है मिले और उससे जो है लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। ये एक चीज मुझे बताने में खुशी है कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत अब तक जो है उद्योग विभाग के माध्यम से जो कार्य हुआ है, लगभग 60,000 औद्योगिक इकाइयों में से 54,000 औद्योगिक इकाइयां जो हैं 631 करोड़ तनख्वाह अब तक बांट चुकी हैं। वेतन का जो है वितरण 631 करोड़ हो गया है। तो जो श्रमिक और कार्मिक इकाइयों में है उनका वेतन का भुगतान 631 करोड़ हुआ है। जो सतत इकाइयां हैं वो 374 हैं, जिनमें जो है अब कार्य चल रहा है। और सतत इकाइयों में ही लगभग 53,900 कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं। जो लॉकडाउन 3 में ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में इकाइयों को खुलने के लिए निर्देशित किया गया था, अब तक 15,294 इकाइयां खुल गई हैं। 15,294, जहां ये 4 से 5,000 इकाइयां थी लॉकडाउन 2 में, 3 गुना इकाइयां अब खुल गई हैं और लगभग 15,294 इकाइयां खुल गई हैं। और इसके साथ साथ ये बृहद श्रेणी की हैं। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म श्रेणी की है 64,912 इकाइयां खुल गई हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि उद्योग विभाग के माध्यम से जो पॉलिसी लाई गई है उसके अंतर्गत काफी संख्या में इकाइयों को खोलने का कार्य किया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि अब जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी प्रदेश में
72 इकाइयों में से 70 यूनिट जो है 72 इकाइयां शुरू हो गई हैं मास्क की, पीपीई की, बाकी की 70 यूनिट सैनिटाइजर की चालू हो गई हैं। और इसके साथ साथ जी 72 यूनिट जो है सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई इक्विपमेंट की शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ जो सैनिटाइजर की अपनी यूनिट है वो 99 करीब चालू हो गई, 99। और मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 412 इकाइयां शुरू हो गई हैं। जो फ्लोर मिल हैं 931 शुरू हो गई हैं। तेल मिल जो है 431 शुरू हो गई है। दाल मिल 269 शुरू हो गई है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लगभग 72 इकाइयां ऐसी हैं जो पीपीई, फेस मास्क और इस तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हैं। 99 सैनिटाइजर है। मेडिकल इक्विपमेंट दवा की जो है 412 है। इसके साथ साथ फ्लोर मिल 931 है, आटा चक्की फ्लोर मिल, 431 तेल मिल और 269 दाल मिलों का जो है शुभारंभ कर दिया गया। तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी ऐसे कार्य हैं जो किए गए हैं। इस पर जो है विशेष बल आज मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने पुनः आज इस बात पर बल दिया कि जो प्रवासी कामगार हैं वो पैदल न चलें, उनके लिए निश्चित विस्तृत एक व्यवस्था पूरे प्रदेश के कामगारों को लाने की गई है। और मुझे बताकर खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब सुबह रिव्यू किया है तो 43 ट्रेनें, 43 ट्रेन प्रदेश में आ चुकी हैं। आगरा में 2, कानपुर में 2, लखनऊ में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, जौनपुर में 1, गोरखपुर में 8, बरेली में 2, बलिया में 2, प्रयागराज में 5, प्रतापगढ़ में 1, रायबरेली में 1, कन्नौज में 1, गाजीपुर में 1, बांदा में 1, आजमगढ़ में 1, बाराबंकी में 2, सीतापुर में 1 और उन्नाव में 1। कुल मिला के 43 ट्रेनें, 43 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी हैं। और इन 43 ट्रेन में 51,371 हमारे श्रमिक आ चुके हैं अलग अलग राज्यों से। आज ही 12 बजे से पहले 13 ट्रेनें और आने वाली हैं। लगभग 15,500, 15,600 श्रमिक और आएंगे और लगभग 43 और ट्रेनों की अनुमति आज हम लोगों ने दे दी है। और निरंतर हर घंटे, हर 2 घंटे जो है अन्य प्रदेशों के जहां से भी प्रस्ताव आ रहा है उनके ट्रेनों की अनुमति दे दी गई। कुल आज करीब 13 और आ जाएंगे। आज तक, अभी तक लगभग 2 बजे तक जो है 43 ट्रेनें, 43 ट्रेन आ गई हैं। 51,371 लोग आए हैं और 13 जो है ट्रेनें आज 12 बजे रात तक और आ जाएंगी। 43 ट्रेनें कल और कल के बाद आएंगी। इनमें भी करीब 53,000 से अधिक लोग आ जाएंगे। कुल मिलाकर 99 ट्रेन की व्यवस्था जो है अब तक या तो आ गई है या आ रही है या चलकर पहुंचने वाली है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा से 11,200 लोग आ ही चुके हैं, मध्य प्रदेश से 6,000 लोग आ ही चुके हैं, राजस्थान से 10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं, उत्तरांचल से 1,500 लोग आ चुके हैं, कोटा से छात्र 12,000 से अधिक आ चुके हैं, प्रयागराज के छात्र 15,000 से अधिक अपने घर जा चुके हैं। तो रोडवेज बसेस से पहले चरण में 55,700 लोग जो है लगभग आ चुके हैं। और साथ साथ आज से जो है रोडवेज की बसों से राजस्थान से लगभग 10,000 लोग उत्तर प्रदेश से वहां जाएंगे और 10,000 लोग जो है राजस्थान से विभिन्न जनपदों तक पहुंचेंगे। गुजरात से जो अब तक हमारे पास ट्रेन से लोग आए हैं, कुल मिलाकर जो है 32,599 लोग आ गए हैं। महाराष्ट्र से 7,000 से अधिक लोग आ गए हैं। पंजाब से 4,700 लोग आ गए हैं। तेलंगाना से 2,400 करीब लोग आ गए हैं। कर्नाटक से जो है 1,200 करीब लोग आ गए हैं। कुल मिला के 50,000 लोग ट्रेनों से हमारे आ चुके हैं। 1 लाख आदमी जो है, 1 लाख कामगार या छात्र अब तक जो है ट्रांसफर हो चुका है हमारे प्रदेश में या जा चुका है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र राज्य से हम लोग आज फिर से हमारी बात हुई है और हमने महाराष्ट्र राज्य से अनुरोध किया है कि प्रतिदिन वो 10 ट्रेन कम से कम हमको भेज दें, जिससे कि वहां से आने वाले लोगों के लिए और सहूलियत हो सके। इसके साथ साथ हमने पंजाब राज्य से भी बात की है, वहां से भी और अधिक संख्या में ट्रेनें आ रही हैं और इस समय पंजाब राज्य से 17 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश के लिए या तो अनुमति दे दी गई है और चल चुकी है या चलने वाली है। ये 17 चल चुकी है, 4 आ चुकी है। केरल राज्य से भी ट्रेन जो है
श्रमिक जो है वो आज लखनऊ पहुंच गई है। पहली ट्रेन जो है हमारी केरल वाली भी लखनऊ जो है पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से भी हमारे यहाँ ट्रेन आए। आपको मालूम है कि तेलंगाना से हमारी 2 ट्रेन आ चुकी है। तेलंगाना राज्य से हम और भी ट्रेन मंगा रहे हैं। तो काफी संख्या में ट्रेन प्रदेश में आ रही हैं। हर ट्रेन पर जो है उनको रिसीव करके उनको उतार कर श्रमिक जो आ रहे हैं, कुछ परिवार भी आ रहे हैं, उनको बाकायदा भोजन करा के उनको जो है फिर सैनिटाइज बस में बैठाकर उनको घर अपना मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जा रहा है। यदि कोई सिम्टोमेटिक या हल्का सा भी कहीं डाउट है तो उनको फिर क्वारंटाइन करते हुए उनके लिए अलग से चिकित्सकीय व्यवस्था की जा रही। ऐसे 50-55 हजार लोगों की व्यवस्था आज तक हो चुकी है और हमारा लक्ष्य यह है प्रदेश का कि कम से कम प्रतिदिन 30,000 श्रमिक जो है हम ट्रेनों से लेकर आए और कम से कम 10 से 15 हजार श्रमिक रोड के माध्यम से जो है हमारे प्रदेश में आए। 30 से 40 हजार लोगों का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है कम से कम। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब ये श्रमिक जनपद स्तर पर पहुंचेंगे तो पुनः जब इनकी जांच हो जाएगी, होम क्वारंटाइन जब इनको भेजा जाएगा तो होम क्वारंटाइन भेजने के साथ साथ इनको पूरा फूड का पैकेट दिया जाएगा। तो ये भी व्यवस्था जो है बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें फूड पैकेट भी हर श्रमिक को घर पर जानकर दिया जाएगा। और ऐसे में जब ये घर पहुंचेंगे तो 1,000 रुपए की व्यवस्था भी जो है इनका खाता और डिटेल आने पर 1,000 रुपए इनके खाते में भी जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर वहन कर रही है और काफी इसका प्रभाव जो है पॉजिटिव जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज विदेशों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी निर्देश जारी कर दिया है। आपको मालूम है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अब प्लेन्स अन्य देशों से चलने वाले हैं। 9 तारीख को शाम को 8 बजे पहला प्लेन जो है शारजा से आएगा लखनऊ, और इस शारजा 9 तारीख को शाम को और शारजा से, और ये इसकी 8 बजे लगभग 8 बजे शाम को आएगा। लगभग 200 इसमें पैसेंजर्स होंगे। उनको भी पुनः चेक करके उनको प्रत्येक को उनके घर उनके खर्चे पर जो है भेज दिया जाएगा। और ऐसे में जो है जो प्लेन से पैसेंजर्स आएंगे उनको उनकी भी मेडिकल जांच करके उनको अलग अलग जगह भेजा जाएगा और उनको फिर क्वारंटाइन में भी 14 दिन के लिए रखते हुए फिर भेजा जाएगा। ये हम आपको बता दें कि कम्युनिटी किचन के बारे में भी जो है काफी निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी उन्होंने आदेश दिया है। और एक बहुत पॉजिटिव खबर यह है कि अब चूंकि पिछले 2 दिन में जो है वेंटिलेटर सभी जनपदों में प्राप्त हो गए हैं, तो अब कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि उनमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, वेंटिलेटर युक्त बेड्स की, मेडिकल बेड्स की व्यवस्था न हो। इसका विस्तृत विवरण जो है प्रमुख सचिव चिकित्सा देंगे, लेकिन ये पहला राज्य होगा जहां हर जिले में वेंटिलेटर हो गया होगा और ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें इतने बड़े राज्य में हर जिले में वेंटिलेटर होना ये कठिन है, लेकिन अब ये उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। सर, इसमें कितने वेंटिलेटर्स हैं आपके पास? अगर अभी जो है 40 नए वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, तो जो 20 जनपद जहां पर वेंटिलेटर्स अभी तक नहीं थे, कम से कम वहां 2 वेंटिलेटर अब भेज दिए गए हैं। और उन जनपदों में हॉस्पिटल्स में अतिरिक्त वेंटिलेटर जैसे जैसे सप्लाई होती जाएगी, भारी मात्रा में वेंटिलेटर्स का जो है क्रय आदेश जारी किया गया है। ऐसी संख्या वहां लगाकर बहुत ही मजबूत और टोटल संख्या अभी प्रमुख सचिव आपको बता देंगे। मुख्यमंत्री जी ने CDRI, IITR, BSIP और IVRI बरेली की भी मेडिकल टेस्टिंग को प्रारंभ करने पर जो है उसकी समीक्षा की है। इन संस्थानों में टेस्टिंग का कार्य और सभी संसाधन सुचारू रूप से आ जाएं, ये भी एक निर्देश उन्होंने दिया है। ये जितनी भी प्लांट की एरिया की है, पशुपालन की एरिया की है, इनको भी सबको कोविड से जोड़ दिया गया है। चलिए, तो अभी सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरें जारी है।